दिखाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो आज हमने आपको बोला था कि इसको मैं रिवाइज कर दूंगा, मियोसिस 1, ठीक है, और इसका जो प्रोफाज 1 है। सो प्रोफेज 1 इज टिपिकली लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैसे है अब हम लोग देखेंगे। ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है आपका, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब इसका बेसिस क्या था, तो क्रोमोसोम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रोफेज 1 को आप 5 फेजेस में, सब फेजेस में बांटते हो, तो उसका बेसिस क्या है, तो क्रोमोसोम बिहेवियर, याद रखिए इसको। अब पहला स्टेज देखते हैं, लिप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वो धीरे धीरे आपको विजिबल होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। तो चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो क्रोमोसोम धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आपका कॉम्पैक्शन होता रहेगा थ्रू आउट लिप्टोटीन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है जाइगोटीन, ठीक है। तो इस स्टेज में आपको क्या है, कॉम्पैक्शन तो चल ही रहा है, साथ में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम पेयरिंग करने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग साइनैप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो साइनैप्सिस इज फॉर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ सकते हैं कि साइनैप्सिस कब होगा, ठीक है, तो जाइगोटीन में होगा। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो ये क्रोमोसोम्स पेयर हो गया, इनको, इनके लिए एक अलग शब्द है, होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सब टर्म आपको याद रखना है। तो आपसे बोला जाएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब दिख रहे हैं, ठीक है, पेयरिंग को क्या बोलते हैं। तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप यहाँ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस। अब जब इसका हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि जब क्रोमोसोम पेयर कर रहा है, मतलब साइनैप्सिस जब हो रही है, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनना, ठीक है। तो ये साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कल मैंने आपको बताया था, एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर, जो कि ये यहाँ पर जाइगोटीन स्टेज में साइनैप्सिस के लिए बन रहा है, ठीक है। तो साइनैप्सिस के लिए बनता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान देने हैं। अभी और आगे देखिए, जो ये जो कॉम्प्लेक्स बना साइनैप्सिस से, इसको हम लोग बोलेंगे बाइवैलेंट, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम आके क्या हुआ, पेयरिंग कर गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइवैलेंट। अब हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम का मतलब 4 क्रोमैटिड हो गया, तो बोलेंगे टेट्राड, ठीक है। तो बाइवैलेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम, टेट्राड विद रिस्पेक्ट टू क्रोमैटिड। However, these are more clearly visible at the next stage। कहने का मतलब, ये जो आपको दिख रहे हैं बाइवैलेंट और टेट्राड, ये आपको नेक्स्ट स्टेज में, कहने का मतलब पैकेटिन स्टेज में बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ये भी सवाल आपको स्टम्प कर सकता है, आपको पूछा जाएगा कि किस स्टेज में टेट्राड दिख रहा है, तो आपको दिखता तो दोनों में है, बट अच्छे से कब दिख रहा है, तब अच्छे से दिखेगा तब वो पैकेटिन स्टेज आपको आंसर होगा। अब दे रहा है कि फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 दे आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो लिप्टोटीन और जाइगोटीन क्या है, वो कम समय के होते हैं। पैकेटिन बड़ा स्टेज होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। इस पैकेटिन स्टेज में क्या हो रहा है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, ठीक है। तो कहने का मतलब है टेट्राड आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिखेगा, this stage is characterized by the appearance of recombination nodules,
ये आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या है? सो दीज आर साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, मतलब वैसे जगह पे जहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे को जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ पोजीशन वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि आपका जो डायग्राम था ये है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो ऐसे बन रहा है। ठीक है, क्रॉस कर गया। ठीक है, अब ये ए बी दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब सी डी दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 1 है। ठीक है, तो इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ये क्रोमोसोम 2 है, तो इसका सी डी सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो रहा है, बी और सी के बीच में हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो है ही 1 और 2, अब इसका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, बिकॉज बी एंड सी आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो बी सी जो है दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यही चीज आपको समझना है यहाँ पे बस, कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब ये होगा क्या? ये अपना क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 अपना जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस हैज बीन एक्सप्लेन। अब इस क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चूंकि वर्ड रिकॉम्बिनेशन है तो एंजाइम का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। so this is an enzyme mediated process, so enzyme recombinase helps in this process of crossing over। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर होगा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों क्रोमोसोम का। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ पैकेटीन ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम कहाँ पे अटैच रहेंगे? ये साइट पे जहां पे ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, वही चीज लिखा है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। तो ये हो गया पैकेटीन स्टेज में जहां पे आपको इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन। सो डिप्लोटीन में क्या होगा? आपका जो ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है वो डिसॉल्व करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से अब ये सेपरेट होना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ से अब ये सेपरेट होना चाहेगा अपना। ठीक है, सेपरेट होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ठीक है, सो the bivalent, the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossovers, सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जहां पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी इसको हम लोग बोलते हैं कायाजमाटा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कायाजमाटा। तो ये आपको डिप्लोटीन स्टेज में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कायाजमाटा कब दिखेगा, तो आपको बताना होगा दिस इज सीन एट डिप्लोटीन स्टेज। अब होता क्या है कि डिप्लोटीन स्टेज कुछ वर्टिब्रेट्स में जैसे ह्यूमन, तो इनमें oocytes हैं, एग प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, वो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, और फिर लगभग 10-12 साल जब भी है, जितना भी है उतना साल के लिए वो अरेस्ट रहेगा डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कायाजमाटा आपको कब दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज सीन एट डिप्लोटीन स्टेज। अब आता है फाइनल स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कायाजमाटा है वो टर्मिनलाइज करेगा। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाजमाटा। तो दिस हैपेंस एट डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब इस फेज में क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम्स है फुल्ली कंडेंस हो गए।
मियोटिक स्पिंडल जो है असेंबल हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, उसके बाद डायकाइनेसिस के अंत तक आपका न्यूक्लियोलस जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप भी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब कि अब हम आगे मेटाफेज 1 के लिए मूव कर सकते हैं। सो डायकाइनेसिस इज एक्चुअली अ स्टेप टुवर्ड्स मेटाफेज। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताई गई, ठीक है, जैसे कि डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, फिर डिप्लोटिन में दो चीज याद रखना है, कायस्माटा फॉर्मेशन एंड अरेस्ट ऑफ oocytes of some vertebrates in diplotin stage for many years। उसके बाद पैकेटिन स्टेज में आपको याद रखना है टेट्राड फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर में आपको याद रखना है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद आइए आपका जाइगोटीन में, तो जाइगोटीन में आपका पेयर्ड क्रोमोसोम्स जिसको साइनैप्सिस बोलते हैं, ठीक है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बाइवैलेंट फॉर्मेशन का बनना, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज आपका लिप्टोटीन, लिप्टोटीन स्टेज। तो कहने का मतलब है ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, ठीक है। और यहाँ से मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन बनाएगा तो चारों या पांचों जो फेजेस हैं उनको हम लोग कॉलम ए और बी में डिवाइड करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेटाफेज 1 में। तो मेटाफेज का आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता ही है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होती है क्रोमोसोम, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल, नाउ दे विल अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। उसके बाद जैसा हम लोग माइटोटिक स्टेजेस में पढ़े थे वैसे ही हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स दे विल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस, ठीक है। तो अटैच हो गया, अब वहां जैसा आपको पहले हम लोग देख रहे थे वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप डायग्राम में, ये आपका प्रोफेज 1 हो गया, ठीक है। मेटाफेज 1 में आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटोरियली अलाइंड है ये क्रोमोसोम्स, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स। अब ये स्पिंडल फाइबर इसको अपोजिट पोल्स की तरफ खींच रहा है, एनाफेज 1 में आप देख सकते हो कि ये खिंचा रहा है। यहाँ पे भी आपका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है दैट इज द लीडिंग एज, जो ट्रेलिंग एज है वो आपका आर्म्स है, ठीक है। फाइनली टीलोफेज में आप देख रहे हैं कि सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। तो एनाफेज 1 में क्या हुआ, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट कर गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स दे रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर्स, एंड देन टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब रीअपियर कर गया, यहाँ देखिए आप, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हुआ और यहाँ पे आपका क्या बना, डायाड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है डायाड ऑफ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, अब आप यहाँ पे देखिए दो दो हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायाड ऑफ सेल्स, ठीक है। ये आपका क्या है, डायाड ऑफ सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. The stage between two meiotic divisions is called interkinesis and it is short-lived. Interkinesis is followed by prophase 2 which is much simpler prophase than prophase 1, क्योंकि उसमें उस तरीके का सब डिवीजन नहीं है जैसा प्रोफेज 1 में था। तो कहने का मतलब यहाँ टीलोफेज से ये डायाड ऑफ सेल्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों माइटोसिस मतलब मियोटिक फेजेस के बीच में जो डिवीजन है उसको हम लोग इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज जो है यहाँ हम टर्म नाम दे दिए हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यही डायाड ऑफ सेल्स, तो आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका डायोड ऑफ सेल्स बन रहा है, यहाँ से डिवाइड हो गया और दो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका मियोसिस 2 में, ठीक है। तो इसमें भी आपका वही है, सारे स्टेजेस रिपीट होंगे। तो प्रोफेज 2 देखिए,
Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis. ठीक है, तो आप यहाँ ऊपर में देखे थे साइटोकाइनेसिस भी हुआ है और वो डायड ऑफ सेल्स बना है. ठीक है. So usually before the chromosomes have fully elongated, in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. ठीक है, क्योंकि यहाँ उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो कि आपको लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इस टाइप से यहाँ पे डिवीजन नहीं है. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या होगा, प्रोफेज 2 के खत्म होते होते वो क्या होगा, डिसअपियर कर जाएगा. ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है वो कॉम्पैक्ट बन जाएंगे. ठीक है, तो जैसा माइटोसिस प्रोफेज में हो रहा था वैसे ही हो रहा है. फिर मेटाफेज 2 में फिर से अलाइनमेंट होगा, इक्वेटोरियल अलाइनमेंट. सो एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, और फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ऑपोजिट पोल्स के, दे विल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. ठीक है, तो फिर से आपका जो स्पिंडल अपैरेटस एक्शन में आ गया और वो काइनेटोकोर से अटैच करके अब खींचेगा ऑपोजिट पोल्स की तरफ. एनाफेज 2 में क्या होगा, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम. ठीक है, व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, और ये फिर वापस ऑपोजिट पोल्स की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सेम चीज हो रहा है जो कि आप पहले देख रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्रोफेज 2, अब आपके पास डायड ऑफ सेल्स थे ना, 2 थे. हाँ, वहां से अब स्टार्ट हुआ, तो मेटाफेज 2 में इनका अलाइनमेंट हुआ. यहाँ देखिए, इस सेल में ये हुआ, इस सेल में ये हुआ, फिर अब ये खिंचाया अपना अलग अलग लेके, तो एनाफेज 2 में. और फाइनली टीलोफेज 2 में आप देख रहे हैं कि ये 4 बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन होगा, यहाँ पे भी डिवीजन होगा. तो ये 2 बनाया, ये 2 बनाया. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स. ठीक है, so these are 4. ठीक है, so this results in the formation of tetrad of cells. ठीक है, तो आपने डायड ऑफ सेल से स्टार्ट ही किया है इसको, तो फिर से वो डिवाइड करेगा तो टेट्राड ऑफ सेल्स बनेगा. वही चीज हुआ है, यहाँ आपने डायड ऑफ सेल से स्टार्ट किया था प्रोसेस को. ठीक है, जो कि आपको टीलोफेज 1 में आपको मिला. ठीक है, तो टीलोफेज 2 में आप देख सकते हैं meiosis ends with टीलोफेज 2 in which 2 groups of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in formation of tetrad of cells. So you get 4 haploid daughter cells. यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब meiosis 1 के बाद आपको डायड ऑफ सेल्स मिल रहा है, meiosis 2 के बाद आपको जो आउटपुट है वो टेट्राड ऑफ सेल्स मिल रहा है. और बाकी जो स्टेजेस हैं उनमें कॉन्सेप्ट सेम है कि प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में अलाइनमेंट होगा, एनाफेज में वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो सारी चीजें वैसी होती हैं. टीलोफेज में वैसे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो सब सारी चीजें रीअपियर करेगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, फिर डायड और टेट्राड ऑफ सेल्स बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रोफेज 1, क्योंकि उसमें 5 सब स्टेजेस जो आपने पढ़ा था. ठीक है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. उसके बाद आपको meiosis 1 का जो प्रोडक्ट है टीलोफेज 1 में, जो डायड ऑफ सेल्स आपको बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो टीलोफेज 1 में आपको डायड ऑफ सेल्स मिल रहा है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद टीलोफेज 2 में आपको टेट्राड ऑफ सेल्स मिल रहा है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ठीक है, तो काफी आसान है ये समझना. समझ में आया बात? हेलो, इतना चीज समझ में आया आपको? डायड ऑफ सेल्स बन रहा है, फिर टेट्राड ऑफ सेल्स बन रहा है. यस सर. अब चलते हैं, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस. कहने का मतलब माइटोसिस का आपने देखा था, ग्रोथ रिपेयर में था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करने में था. उसी तरह मियोसिस का भी कुछ अपना सिग्निफिकेंस है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है. So meiosis is mechanism by which conservation of specific chromosome or chromosome number of each species is achieved across
generations in sexually reproducing organisms, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. जबरदस्ती का इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। वाई? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन है ये। मतलब पेरेंटल जनरेशन में अगर 2n है, डिप्लॉयड है, तो प्रोजेनी में आप हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, आप हैप्लॉइड ही अचीव कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इससे क्या है, आपका वापस फर्टिलाइजेशन होगा तो वो रिस्टोर हो जाएगा। इसका पर्पस ही है, इसका पर्पस ही है, मियोसिस का पर्पस ही है कि आपका जो हर एक स्पीसीज का जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग में 2n=46 है, तो उसको रिस्टोर करके रखना, ठीक है। तो वो इसी प्रोसेस से रिस्टोर होगा, ठीक है। It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. अब यहाँ पे चूंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब कि मदर से कुछ और कॉम्प्लीमेंट आया, फादर से कुछ और जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आया, तो नए जो प्रोजेनी होगा उनमें नए जीन्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि नया जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा प्रोजेनी में, तो उनमें वेरिएशन आएगा। मतलब जो प्रोजेनी होगा उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन मतलब वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे जुड़वा बच्चा, उसमें वेरिएशन नहीं दिखता है, बट बाकी सारे बच्चों को देखिए आपको वेरिएशन दिखता है। और ये वेरिएशन दे आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पीसीएशन, ठीक है। नए स्पीसीज ऐसे बनते हैं ना, अलग अलग होते रहेंगे और फिर फाइनली आप उनको स्पीसीज बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पीशिएशन, और इसको हम लोग एवोल्यूशन का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन का ये हिस्सा है। तो कहना का मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो जर्म सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगा। ये मियोसिस जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से वेरिएशन इंड्यूस करेगा, वो स्पेशिएशन में रिजल्ट करेगा, और फिर ये एवोल्यूशन ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, तो एवोल्यूशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन वेरिएशंस एंड स्पीशिएशन, और वो वेरिएशन इन टर्न इज डिपेंडेंट ऑन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज, जहां पे आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और वेरिएबिलिटी जो है वो प्रोजेनी में बढ़ रही है, ठीक है। तो यही आपका सिग्निफिकेंस है बेसिकली। सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि ये रिडक्शन डिवीजन है, फर्स्ट पॉइंट। तो क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो गया प्रोजेनी में, ठीक है। दूसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन इंड्यूस होता है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं समरी में। सो अकॉर्डिंग टू सेल थियरी, cells arise from pre-existing cells. The process by which this occurs is called cell division. Any sexually reproducing organism starts its life from a single cell, which is called the zygote. Cell division does not stop with the formation of the mature organism, but continues throughout its life cycle, ठीक है। तो सेल डिवीजन हमेशा होता रह रहा है, कहीं ना कहीं होता रहेगा, ठीक है। तो the stages through which a cell passes from one division to the next is called the cell cycle. The cell cycle is divided into 2 phases. Interphase stage, which is the resting or the preparatory phase for cell division. The mitosis or M phase, which is the actual period of cell division. Then this interphase stage is further divided into G1, S and G2 phases. In G1 phase is the period when the cell grows, carries out normal metabolism. Most of the organelle duplication also occurs during this phase. अब ये देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं था, तो इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किताब लिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन जो है वो इस फेज में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एस फेज। सो इट मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, then mitosis is divided into 4 stages, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. Chromosome condensation occurs during prophase. Simultaneously, the centrioles they move to the opposite poles. ठीक है, the nuclear envelope and the nucleolus disappear and the spindle fibers start appearing. तो इतनी सारी चीजें आपका प्रोफेज में हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेटाफेज इज मार्क्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन। उसके बाद आपका आता है अनाफेज, सेंट्रोमियर्स दे डिवाइड and the chromatids start moving towards opposite poles. Once the chromatid reach the opposite poles, the chromosomal elongation starts. Nucleolus and nuclear membrane reappear. ठीक है, so this stage is called telophase. अब न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन व्हिच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, mitosis thus is the equational division in which chromosome number of the parent is conserved in the daughter cell. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर है आपका पेरेंट का वही डॉटर में भी है। ठीक है, तो कंजर्व्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। In contrast to mitosis, meiosis occurs in diploid cells which are destined to form gametes. ठीक है, so it is called reduction division because it reduces the chromosome number by half while making the gametes. यहाँ पे 2n से n हो गया। ठीक है, so this is called reduction division. In sexual reproduction, when the two gametes fuse, the chromosome number is restored to the value in the parent. तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, गेमेटिक फ्यूजन होगी, तो n plus n आपका 2n बन जाएगा और डिप्लॉइडी जो है वो रिस्टोर हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। So meiosis is divided into two phases, meiosis 1 and 2. In the first meiotic division, the homologous chromosomes pair to form bivalence and undergo crossing over. ठीक है, meiosis 1 has a long prophase which is further divided into 5 phases of liptotene, zygotene, pachytene, diptotene and diakinesis. So during metaphase 1, bivalents arranged on the equatorial plate, followed by anaphase 1 in which the homologous chromosomes move to opposite poles with both their chromatids. Each pole receive half the chromosome number of the parent cell. So in telophase 1, nuclear membrane and nucleolus reappear. Finally, यहाँ पे एक चीज इन लोगों को लिख देना था, dyad of cells. So meiosis 2 is similar to mitosis. During anaphase 2, the sister chromatids separate. Thus, at the end of meiosis 2, 4 haploid cells are formed. So, tetrad of cells. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब यहाँ समरी में देखिए, एक पॉइंट है जो कि हमको एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, और वो है ऑर्गेनल डुप्लीकेशन का। ठीक है, विच ऑकर्स इन G1, तो पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो कभी कभार वो लोग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे आपके मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन आल्सो ऑकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, S phase marks the phase of DNA replication of chromosome duplicate. G2 phase साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का। तो एक सेंटेंस यहाँ पर है जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं दिया है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ दिया हुआ है टेक्स्ट में। तो यही है आपका चैप्टर, और 2 क्वेश्चन आता है नीट में, ओनली 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। वो 2 क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, फर्स्ट पार्ट से हो सकता है जो सेल थियरी है, और वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है वो आपका माइटोसिस और मियोसिस से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको या तो सेल साइकिल से पूछेगा, या तो फिर इधर आपका डुप्लीकेशन क्या है, इंटरफेज में G1 में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है, S में क्या हो रहा है, G0 में क्या हो रहा है, इससे पूछेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इधर से लोग बनाते हैं, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन के डुप्लीकेट किस स्टेज के बाद कितना कंटेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, या तो फिर एक्विजन स्टेज के ऊपर क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन है जो ये लोग फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस एरिया से यहाँ तक पूछते हैं, तो वन क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और दूसरा क्वेश्चन ये लोग का है ये एम फेज जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कहीं से ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ से भी आपको जो मेटाफेज है, माइटोटिक मेटाफेज, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर मेटाफेजिक प्लेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपका साइटोकाइनेसिस से आ जाएगा कि प्लांट और एनिमल सेल्स में सेल फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड, और फिर फाइनली ये जो सिंथेसियल कंडीशन हो रहा है, मान लीजिए साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन दे कैन आस्क, बहुत गिने चुने क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अगेन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बना सकते हैं हम 4 सेंटेंस, एक को गलत कर देंगे और पूछेंगे कौन गलत। उसके बाद मियोसिस आई है, तो मियोसिस में आपको ऑब्वियसली हम बता चुके हैं कि ये वाला जो पेज है, दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादातर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया, एक पीछे सेल साइकिल और इंटरफेस वाला, और दूसरा इधर, ठीक है। और फिर लास्ट में तो कुछ है ही नहीं आपका, यहाँ डायड ऑफ सेल्स बन रहा है टेलोफेज 1 के बाद में, और दोनों मियोसिस के बीच के फेज को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और फिर टेलोफेज 2 के बाद में आपको टेट्राड ऑफ सेल्स मिलेगा, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर फाइनली आपका जो सिग्निफिकेंस है उसमें आपसे वेरिएशन, स्पीशिएशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, ये कुछ। तो आप देख रहे हो कि गिन चुन के मतलब 10-12 क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। वही क्वेश्चन वो लोग घुमा फिरा के हर एक साल पूछता है, उसी में से 2 क्वेश्चन, यही है चैप्टर। समझ आएगा, ठीक है। so those 2 checkpoints in the eukaryotic cell cycle which happen at the end of M phase, so exit M and before, just before the start of the synthesis phase, S phase, enter S, वहां पे कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स आपको इन्वॉल्व होते हैं, जैसे साइक्लिन्स हो गए एंड सीडीके हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये दोनों करता क्या है, ठीक है। So what are these cycline dependent kinases? So these are one of the proteins which are involved in cell cycle control, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनमें बहुत सारे आपको एंजाइम्स मिलेंगे जो कि प्रोटीन सबस्ट्रेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। So you can write these are multifunctional enzymes, multifunctional enzymes है ये, ठीक है। मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स है और इनका काम क्या है, प्रोटीन सबस्ट्रेट्स को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो जो प्रोटीन सबस्ट्रेट्स हैं उसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, मॉडिफाई प्रोटीन सबस्ट्रेट्स, ठीक है। और क्या है, ये जो सीडीके, चूंकि ये काइनेजेस हैं, काइनेजेस का मतलब क्या है, काइनेजेस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो ये जो काइनेज टाइप का जो एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन का, फॉस्फोरिलेशन का, फॉस्फोरिलेशन। तो ये क्या करेगा आपका काइनेज, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, इट विल फॉस्फोराइलेट देयर सबस्ट्रेट, जो भी इसका सबस्ट्रेट होगा ना उसमें फॉस्फोराइलेशन इंड्यूस करेगा ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, उसने एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप हटाया, यहाँ से एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये फॉस्फेट हटाया और ये सबस्ट्रेट को दे दिया, लो भाई, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, सबस्ट्रेट को दे दिया। तो इसी को हम लोग फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारे आपको सीडीकेज मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सैकेरोमाइसिस सीरीबीसी की बात करते हैं, ईस्ट है, तो इसमें साइंटिस्ट लोग पाया है कि देयर इज ओनली वन सीडीके, ठीक है, एक से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, मतलब अगर ह्यूमंस की बात करें या फिर जो और भी जो दूसरे हैं उनमें जिन पे रिसर्च किया गया होगा, उन पे इन लोगों ने 4 अलग अलग तरह का सीडीके पाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये अंतर है। तो कहने का मतलब, अब नाम में आपका यहाँ पे साइक्लिन छिपा हुआ, देखिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है, मतलब ये काइनेजेस एंजाइम्स हैं जो कि साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। नाम से ही पता चल रहा है कि इन एंजाइम को साइक्लिन चाहिए, ठीक है। So these CDKs they require the presence of cyclines to become active. ये next point है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उसमें। So they require cyclines to become active. Cyclines to become active, ठीक है। अगर साइक्लिन नहीं मिला तो फिर कोई फायदा नहीं है इनका, एक्टिव होने के लिए इनको साइक्लिन चाहिए, ठीक है। अब ये साइक्लिन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, आपका प्रोटीन्स है, ठीक है। लेकिन इनमें किसी भी तरह का एंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है, एंजाइम की तरह ये काम नहीं करता, ठीक है। इट डज नॉट एक्ट एज एन एंजाइम, मतलब इसमें किसी भी तरह का कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये जब सीडीके को बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देगा, ये क्या करेगा, साइक्लिन आया, सीडीके से बाइंड किया, अब ये जो सीडीके है ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसका काम यही है, सीडीके को एक्टिव करना, एक्टिवेट करना, ठीक है, जो भी आप बोल सकते। तो यही चीज है, अब आपको समझना है कि सीडीके साइक्लिन के कारण एक्टिव हो गया है, अब वो सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको समझना है कि जो मल्टीपल जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत सारे साइक्लिन्स मिल सकते हैं जो कि अलग अलग स्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो जिस जिस स्टेज पे काम करता है ये साइक्लिन, उस स्टेज के हिसाब से हम उसको नामकरण करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जीवन फेज पे काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीवन साइक्लिन, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज पे काम कर रहा है साइक्लिन, तो उसको हम उसी तरीके से नाम भी देंगे, तो जीवन साइक्लिन। अगर मान लेते हैं वो जीवन और एस का ट्रांजिशन पे काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे जीवन एस साइक्लिन, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद अगर एस में काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे एस साइक्लिन, ठीक है। मतलब जिस फेज में काम करेगा उस फेज में हम उसका नाम देंगे। उसके बाद एम, तो एम साइक्लिन, ठीक है। तो कहने का मतलब आज जिस फेज में साइक्लिन काम करता है उसमें उसका नाम जोड़ दीजिए, हो गया वो साइक्लिन का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं एम फेज साइक्लिन जो है ये, एम फेज साइक्लिन या एमपीसी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एम साइक्लिन जो है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा, क्योंकि ये एम फेज साइक्लिन है तो ये सीडीके के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो हम इसको लिख दिया एम सीडीके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब ये साइक्लिन है आपका, ठीक है, ये सीडीके के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो सेल को परमिशन मिल जाएगा कि वो माइटोसिस में एंटर करे, वो माइटोसिस के लिए तैयार हो गया, वो माइटोसिस में एंट्री हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो माइटोसिस में एंट्री मिल जाएगा उसको, वो माइटोसिस कर सकता है, ठीक है। उसी तरह ये जो जीवन साइक्लिन होते हैं, ठीक है, ये भी सीडीके के साथ मिलके जीवन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये सेल को बोलेगा कि भैया तू जीवन फेज में एंट्री कर,
और जो भी उसमें प्रोसेस होता है उसमें मदद करेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, जैसे एस साइक्लिन क्या करेगा, सीडीके के साथ कॉम्प्लेक्स बना के आपका एस फेज में एंट्री कराएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपका, ये क्या करते हैं, हर एक फेजेस में जो साइक्लिन है वो सीडीके को एक्टिव करके उस फेज में मदद करता है, ठीक है। तो एस फेज में एंट्री होगी इसकी, एंड फर्दर जो भी आपका स्टोरी है दैट विल अनफोल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सीडीकेज होते हैं ये लगभग सेम अमाउंट में थ्रू आउट एंटायर सेल साइकिल बन सकता है, ठीक है, लेकिन इनका मैन्युफैक्चर होगा, ब्रेकडाउन भी होगा स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि हर एक स्टेज में आ रहे हैं आपका, तो बनेगा टूटेगा। तो कहने का मतलब स्टेज वाइज इनका मैन्युफैक्चर, मतलब स्टेज वाइज इनका मैन्युफैक्चर और ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ये बनेंगे टूटेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चर होगा तो ये बनेंगे टूटेंगे, मैन्युफैक्चर एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो साइक्लिन्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करेंगे या फिर उसके ब्रेकडाउन में मदद करेंगे जब भी उसका दरकार रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे दो चीजें, अगर साइक्लिन का लेवल घट गया, साइक्लिन का ब्रेकडाउन हो गया, साइक्लिन का लेवल घट गया, तब आप ही बताओ, जब साइक्लिन का लेवल घट जाएगा तो सीडीके भी इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसको साइक्लिन चाहिए, ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, समझ आसानी से सकते हो, क्योंकि सीडीके को साइक्लिन चाहिए, अब जब साइक्लिन ही नहीं है, सीडीके को साइक्लिन ही नहीं मिलेगा तो एक्टिव कैसे रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर साइक्लिन का लेवल बहुत लो हो जाए, वेरी लो, साइक्लिन का लेवल अगर वेरी लो हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट यही होगा कि देयर विल बी अरेस्ट ऑफ द सेल साइकिल वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको समझना है, बट ये इजीली अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर सेल साइकिल का लेवल घट रहा है घट रहा है घट रहा है, इतना घट गया, लो हो गया, तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे एक चीजें आपको, कुछ चीज ये भी समझ सकती हैं कि अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमने आपका वाई एक्सिस पे सीडीके की एक्टिविटी ली है, ठीक है, सीडीके की एक्टिविटी हम मेजर कर रहे हैं। अब सीडीके को क्या चाहिए, साइक्लिन चाहिए। तो जीवन फेज में एक्टिविटी मान लीजिए ऐसा है, एकदम लो, ठीक है। अभी क्या होगा आपका, एस फेज एम फेज धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वो क्या होगा, फिर साइक्लिन का लेवल घटेगा तो वो नीचे आना चालू होगा, ठीक है। ये आपका जीवन है फेज, उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज, ठीक है, उसके बाद ये एम फेज, ये पीक से आपका एम फेज है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीडीके की एक्टिविटी आप यहाँ पे समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा चीज भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये जीवन फेज में है तो यहाँ पे आपका जो साइक्लिन है पर्टिकुलर इस फेज के लिए वो पीक पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। यही आपका जीवन फेज सीडीके जो है, तो जीवन फेज में काम कर रहा है ना, तो उसका लेवल हाई होना चाहिए। उसी तरह एस फेज में जो रहेगा उसका लेवल अपना हाई होगा, ठीक है, उसके बाद G2 फेज का हाई होगा, ठीक है, और फाइनली एम फेज का हाई होगा। तो ये आपको अंडरस्टूड है कि जब जैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा उस हिसाब से उसका जो एक्टिविटी है सीडीके का वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो साइक्लिन उसको मदद कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है समझना, और ये आप सिंपल यहाँ से समझ रहे हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर साइक्लिन घटा तो सीडीके इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और अगर बहुत घटा तो अरेस्ट हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे समझना है, और कुछ यहाँ समझने का नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया कि these kinases they phosphorylate their substrate। तो अगर हम आपसे बोले कि किस तरीके से साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस सेल को मॉडिफाई करेंगे, तो वो अपना जो सबस्ट्रेट है उसको क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ रहा है फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, और उसके बाद उनका डीफॉस्फोराइलेशन भी होता है, ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो बस यही चीज है जो कि आपको यहाँ पे एडिशनली समझने का था कि साइक्लिन क्या है, सीडीके क्या है, और ये दोनों मिलके कैसे सेल को सेल साइकिल में हेल्प करते हैं। और अगर साइक्लिन नहीं रहेगा तब सीडीके का कोई काम ही नहीं रहेगा, हाँ, क्योंकि बगैर साइक्लिन वो काइनेज एंजाइम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि साइक्लिन भी प्रोटीन है, सीडीके भी प्रोटीन है। साइक्लिन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि काइनेजेस में मल्टी फंक्शनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो फॉस्फोराइलेट करता है अपने प्रोटीन सबस्ट्रेट को, ठीक है। तो एटीपी से वो फास्फोरस लिया और सबस्ट्रेट को दे दिया, लेकिन वो अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, उसको साइक्लिन चाहिए जो कि उसको एक्टिव बनाएगा। अब अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे ईस्ट में आपको एक तरह का सीडीके स्टडी किया गया है, वर्टिब्रेट्स में 4 तरह के किए गए हैं। अब आते हैं साइक्लिन पे। जब ये साइक्लिन सीडीके के साथ मिलेगा तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, फिर वो फर्दर पार्टिसिपेट करेगा। अब ये साइक्लिन को हम लोग नाम कैसे देते हैं, तो जिस फेज में है उस फेज का साइक्लिन हो गया वो। तो अगर जीवन फेज की बात करेंगे तो जीवन फेज साइक्लिन, जीवन एस ट्रांजिशन फेज की बात करेंगे तो जीवन एस ट्रांजिशन फेज साइक्लिन, एस फेज का बात करेंगे तो एस साइक्लिन, एम फेज का बात करेंगे तो एम फेज साइक्लिन। अब आता है ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो ये मान लेते हैं एम फेज साइक्लिन सीडीके के साथ मिलके उसको एक्टिव किया, तो अब एक्टिव हो गया, मतलब अब माइटोसिस के लिए एंट्री मिल गई। अब ये जीवन साइक्लिन सीडीके के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इससे क्या फायदा होगा, जीवन फेज में एंट्री मिलेगी। एस फेज सीडीके के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इससे क्या फायदा होगा, उसको एस फेज में एंट्री मिलेगा, एंड फर्दर जो भी एक्टिविटी हो रही है जीवन एस G2 फेजेज में वो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ओवर द टाइम पीरियड सेल साइकिल स्टेज वाइज जो जीवन एस G2M है, साइक्लिन का बनना और टूटना लगातार चलता रहता है, बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बहुत कम हो गया तब क्या होगा, तब सीडीके को साइक्लिन मिलेगा नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा, तो फर्दर आप देख रहे हो कि ये सब सारी चीजें बंद हो जाएंगी, मतलब सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ग्राफिकली आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीडीके की एक्टिविटी जो है वो आप इस टाइप से कह सकते हैं कि जीवन में एकदम कम है, एस G2 में बढ़ रहा है, एम तक गया, उसके बाद एक समय के बाद फिर से वो नीचे आएगा। अब ये जीवन एस G2 M जो भी है, इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइक्लिन्स की एक्टिविटी जब बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, क्योंकि वो साइक्लिन्स उसी फेज में आ रहे हैं, इम्प्लीकेटेड हैं, तो वो सीडीके की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। तो सीडीके काम करेगा अपना, फॉस्फोराइलेशन वाला जो काम है उसका, प्रोटीन सबस्ट्रेट का, वो अच्छे से करेगा। अगर साइक्लिन नहीं मौजूद है तब वो भी काम नहीं करेगा और सेल साइकिल आपका बंद हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो यही है सिंपल वे में साइक्लिन सीडीके का रिलेशनशिप को समझाना, ठीक है। समझ में आया आपको साइक्लिन सीडीके? हाँ, हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चीज है आपका। और ये एक्सट्रीम केस में क्वेश्चन पूछेंगे, ये आप पूछता नहीं है, बट कभी कभार साइक्लिन सीडीके पूछा हुआ है, पेपर जब डिफिकल्ट रहता है तो पूछते हैं वो लोग, ठीक है। बट अगर पेपर आसान है तो कभी भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि साइक्लिन सीडीके पूछेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर और इसी के साथ चैप्टर आपका होता है।
अब ये पीछे का क्वेश्चन जो है हम आपको बोलेंगे कि आप लोग इसको बनाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन से भी एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन से भी नीट में क्वेश्चन पूछ देता है, स्टूडेंट लोग बनाता नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सारा क्वेश्चन ही ये लोग डिस्कस कर दिया, आप देखिए एवरेज लाइफ साइकिल स्पैन, साइटोकाइनेसिस भी पूछ दिया, कैरियोकाइनेसिस भी पूछ दिया, इंटरफेस भी पूछ दिया, जी नॉट फेज भी पूछ दिया, देखिए सारे टॉपिक्स पूछ दे रहे हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए इक्वेशनल डिवीजन पूछ दिया, उसके बाद छठा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर कब होता है, सेंट्रोमियर कब स्प्लिट करता है, क्रोमाटिड कब सेपरेट करता है, पेयरिंग कब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ठीक है, देखिए सारा चीज पूछा हुआ है। उसके बाद सिनेप्सिस, बाइवैलेंट और कायस्माटा पूछ दिया, कुछ चीज छोड़ा ही नहीं है। उसके बाद देखिए साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट और सेल फरो मेथड पूछ दिया। उसके बाद फाइंड एग्जांपल्स वेयर 4 डॉटर सेल्स आर इक्वल इन साइज व्हेन दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज, ठीक है। उसके बाद एनाफेज और एनाफेज 1 के डिफरेंस पूछ दिया, माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस पूछ दिया, मियोसिस का सिग्निफिकेंस पूछ दिया, ठीक है। कुछ ऐसा चीज है कि वो छोड़ा ही नहीं है। हैप्लॉइड इंसेक्ट जो बीज वॉस्प का बता रहे थे आपका, लोअर प्लांट जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। माइटोसिस विदाउट एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लास्ट में आपका कि हर एक स्टेज में सेल साइकिल में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, डीएनए कंटेंट क्या होगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि इन लोगों ने चैप्टर का नहीं पूछा है, ठीक है, सिवाय साइक्लिन और सीडी के छोड़ के, बाकी इन लोगों ने सारा चीज पूछ दिया है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू आंसर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीछे के क्वेश्चन स्टूडेंट लोग पढ़ता नहीं है, और कम से कम 90 में से 10 क्वेश्चन पीछे से आता है, कम से कम क्या ज्यादा भी आता होगा, मतलब 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप जो क्लियर कट है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप पीछे का भी क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें।